हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। उम्मीद है आपने उसको पूरा कर लिया होगा प्रश्नोत्तर सहित अपनी कॉपी में। तो अब दूसरा पढ़ा जाए। तो चलिए, आज के वीडियो में हम अपना दूसरा पार्ट, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ, ये बहुत ही अच्छी सी एक कहानी है, ये हम पढ़ेंगे। ये बच्चों, जिसे शीर्षक से पता चल रहा है, लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे चूड़ियाँ या सजावटी सामान या आभूषण, इस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो यहाँ उसी लाख की बात हो रही है। और इस कहानी में एक समस्या को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है बच्चों, कहानीकार ने। और समस्या क्या है कि वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण, अब औद्योगिकरण क्या है आपको पता होना चाहिए। औद्योगिकरण का अर्थ होता है बड़े बड़े उद्योगों का विकास। तो बड़े बड़े उद्योगों के विकास के कारण और बड़ी बड़ी मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण जो स्थानीय स्तर के छोटे छोटे रोजगार होते हैं ना, ग्रामीण कुटीर उद्योग, जो लोग अपने घरों में छोटे छोटे काम करते हैं, तो वो उन मशीनों के प्रभाव के कारण और उन उद्योगों के प्रभाव के कारण धीरे धीरे लुप्त होने लग गए हैं। तो उसी समस्या को हमारे सामने रखा है यहाँ लेखक ने, कि उन छोटे छोटे ग्रामीण कुटीर उद्योगों के समाप्त होने के कारण बेरोजगारी जैसी समस्या बढ़ने लगी है। लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत मुश्किलें आने लग गई हैं, जो इन छोटे उद्योगों से जुड़े हुए थे। तो लाख की चूड़ियाँ हैं, वो भी लाख उद्योग से संबंधित है। और ये भी एक प्रकार का क्या होता था, एक छोटा सा कुटीर उद्योग होता था या होता है, जिसे लोग, आजकल तो ये बड़े पैमाने पर होने लग गया, लेकिन पुराने समय में ये कुटीर उद्योगियों की श्रेणी में ही आता था और घर में ही मनिहार ये कार्य किया करते थे। तो बच्चों, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो बदलू नाम का एक व्यक्ति है, और जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का छोटा सा जिसका रोजगार है, और मशीनों के आने से उसका ये रोज़गार छिन जाता है। तो उसके रोज़गार छिनने के कारण उसको कितने प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसके इसी दुख को, इसी कष्ट को इस कहानी का कथानक बनाया है कहानीकार ने। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी लाख की चूड़ियाँ। अब कहानी शुरू करने से पहले हम इसके कठिन शब्द देखेंगे जो पाठ में आएंगे बीच बीच में। तो पहले हमें उन्हें पढ़ना है। अब देखिए, कठिन शब्द आपके सामने हैं। पहला दे रखा है यहाँ चाव। चाव का मतलब होता है रुचि या तीव्र इच्छा या चाह, कि हम कहते हैं ना चाव से ये कार्य किया, यानी बहुत ही रुचि से ये कार्य किया। सलाख, सलाख होती सलाई, एक पतला धातु का पदार्थ, धातु की छड़ जिसको कह सकते हैं। मुंगरी, मुंगरी नाम आएगा इसमें। मुंगरी क्या होती है? गोल एक मुठ्ठियादार लकड़ी होती है, जैसे कि बेलन होता है ना, उसी की तरह गोल गोल एक लकड़ी होती है जो कि ठोकने पीटने के काम आती है। और मनिहार क्या करते हैं, उस मुंगरी पे जो गोल लाख की चूड़ियाँ हैं उनको चढ़ा करके उनको एक आकार देने की कोशिश करते हैं। पैतृक, पैतृक का अर्थ है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत का अर्थ होता है उपभोग या माल की बिक्री, जो माल बिकता है ना उसको कहते हैं उसकी खपत हुई है। वस्तु विनिमय एक शब्द आएगा इसमें, वस्तु विनिमय, इसका अर्थ होता है पैसों से वस्तु न खरीद कर वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे आजकल हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सामान के बदले हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। लेकिन एक होता है वस्तु विनिमय, तो उसमें वस्तु के बदले वस्तु देते हैं। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि वस्तु के बदले कोई अनाज ले लेते थे, उसके बदले में वस्तु बेच दिया करते थे, इस तरह से। कसर, कसर होता है घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक का अर्थ होता है कोमल। और पगड़ी तो आप सब जानते ही होंगे बच्चों, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला एक लंबा कपड़ा जिसको पाग भी कहते हैं, रंग बिरंगी होती है ये। मरहम पट्टी, यानी घाव का इलाज करते हैं ना, पट्टी वगैरह बांध के उस पर दवाई लगा के, तो जख्म का इलाज घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांध कर करना। मचिया, मचिया किसको बोलते हैं? सुना होगा आप लोगों ने। जो खाट होती है हमारी चारपाई, उसका एक छोटा रूप होता है जो बैठने के उपयोग में आता है, सुतली आदि से बना हुआ आता है। मुखातिब,
होना यानी आमने सामने देखकर बात करना। डलिया का अर्थ होता है बांस का बना हुआ एक छोटा पात्र, जिसको डलिया बोलते हैं। और फबना का अर्थ होता है सजना या शोभा देना। ये कठिन शब्द थे, इसके अलावा जो आएंगे वो बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी पाठ के। अब कहानी के शुरुआत में देखिए आप, शुरुआत में एक चित्र देके आपको बदलू के बारे में बताने का प्रयास किया है कि इस चित्र में जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है। वो बदलू है। और बदलू क्या कर रहा है यहाँ, ये मुंगरी पर चूड़ियाँ चढ़ा करके उनको आकार देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उसके ये भट्टी लग रही है जिसमें वो लाख को पिघलाने का काम कर रहा है। और पीछे उसने ये एक अलमारी नुमा एक वस्तु रख रखी है जिसमें वो अपनी चूड़ियों को सजा के रख रहा है। और साथ में ही उसके ये हुक्का रखा हुआ है जिसको वो बीच बीच में पीता रहता है। इस तरह से ये पूरे चित्र द्वारा हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि ये बदलू है और इस तरह से इसका एक छोटा सा रोजगार है जिससे वो अपनी आमदनी कमाता है और अपना घर चलाता है। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ मुझे कौन है, मुझे लेखक है जो मतलब ये कहानी लिख रहा है और वो अपनी कहानी इसमें बता रहा है कि सारे गांव में मुझे बदलू ही सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। और जैसे बच्चे होते हैं उनको ये कंचे वगैरह अच्छे लगते हैं, आप लोगों को भी लगते होंगे। तो कंचे कांच की गोलियां होती हैं और अब बदलू के पास कांच तो था नहीं, लाख ही था। तो लाख को भी वह सुंदर सुंदर गोलाकार आकृति में बना करके उन पे थोड़ा रंग करके और लेखक को देता था। तो वो उसको बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उसको बदलू अच्छा लगता था। बच्चों को कौन अच्छा लगता है? जो उनकी मांगे पूरी करता है, जो उनको अच्छी चीज़ें देता है, वही उनको अच्छा लगने लग जाता है। तो लेखक को भी बदलू इसलिए प्रिय लगता था। मुझे अपनी मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। कौन देता था उसे वो गोलियाँ? बदलू दिया करता था। और वो गोलियाँ रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। अब आपको पता चल ही गया होगा कि बदलू कहाँ रहता था। लेखक के मामा के गांव में बदलू रहता था, जहाँ लेखक छुट्टियों में जाता था। जैसे आप लोग भी जाते हो, परीक्षा होते ही छुट्टियां होते ही अपने ननिहाल चले जाया करते हो, तो वैसे ही जब लेखक छोटा था तो वो भी अपने ननिहाल जाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। होता है ना कि जैसे हमारे ननिहाल का कोई व्यक्ति हो तो हम उसको नाना या मामा कहकर बुलाते हैं। तो लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उससे कहा करते थे। अब लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? प्रश्न है यहाँ। तो बताइए क्यों कहता था? क्योंकि बदलू को वहाँ के गांव के सारे बच्चे बदलू काका कह के बुलाते थे और लेखक भी उन बच्चों के साथ ही पूरे दिन रहता था। तो उन बच्चों की सुना सुनी करके ही वो भी लेखक को बदलू मामा न कहकर बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहने लग गया था। फिर बदलू का मकान बताया कैसा था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन का अर्थ मतलब खाली जगह, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में ही एक भट्टी दहकती रहती थी यानी जलती रहती थी। उसमें वह लाख पिघलाया करता था। तो लाख को कोई भी आकार देने से पहले क्या करना पड़ता है? उसे गर्म करके पिघलाना पड़ता है ताकि उसे अन्य किसी आकार में ढाला जा सके। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग किया करता था। इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया है? किस तरह वो चूड़ियों को आकार देता था और किस तरह उन पर रंग करके उनको
फिर एक पूरी आकृति, फाइनल जो चूड़ी का आकार है वो उसे देता था। अब कैसे काम करता था वो? बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ के किया करता था। अभी हमने देखा एक छोटी खाट जिसको मचिया बोलते हैं, उस पर बैठ के वो काम करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसके हुक्का रखा रहता था, अभी हमने चित्र में देखा था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। लेखक वहाँ बैठा रहता, दोपहर का लंबा समय होता है गर्मियों का, तो वो वहाँ बैठा रहता और उसको सारी जो गतिविधियाँ बदलू करता था वो उसे रुचि से देखता रहता और उसे इस बात का भी इंतज़ार रहता था कि कब वो उसे गोलियाँ बना कर दे और कब वो फिर लेके उसे जाए अपने घर। वह मुझे लला कहा करता था। लेखक को बदलू क्या कह के पुकारता था? लला। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यहाँ क्या बताने की कोशिश की लेखक ने कि वह एक चूड़ा जब बना लेता पूरा जोड़ा, तो उसे बहुत ही गौर से देखता कि उससे उसकी उम्मीदें बंधी हुई थी कि ये जोड़ा बिकेगा और उसको कुछ आमदनी होगी जिससे उसका घर खर्चा चलेगा। तो वह उसे बहुत ही उम्मीदों के साथ देखा करता था। बदलू मनिहार था। अब आप जानते होंगे कि जो ये चूड़ियों का इनका जो कारोबार करता है उसको मनिहार कहते हैं। जैसे सोने का कारोबार करने वाले को सुनार कहते हैं, लोहे का करने वाले को लोहार कहते हैं, उसी तरह से लाख की चूड़ियों का कारोबार करने वाले को मनिहार कहते हैं। तो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब पैतृक का शब्दार्थ देखा था हमने, जो पिता से या दादा से जो रोज़गार चला आ रहा है, आने वाली पीढ़ियों में चलता जाता है, उसको कहते हैं पैतृक। तो उनके कई पीढ़ियों से वो काम होता आ रहा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और उसी गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी लोग उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे। कहने का मतलब था कि बहुत अच्छा उसका रोज़गार चल रहा था। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। कैसे बेचता था? वह वस्तु विनिमय करता था। उस समय का तरीका था वस्तु विनिमय। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, बदले में अनाज दे जाते थे और चूड़ियाँ खरीद ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अब कसर निकालना यहाँ क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अपना घाटा पूरा करना। एक विवाह, शादी विवाह का खुशी का माहौल होता है और ऐसे में वो भी ये चाहता है कि उसको भी उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। तो वो उस समय वो जिद पे अड़ जाता है कि वो चूड़े के इतने पैसे लेगा, तो मतलब लोगों को उसे वो देने ही पड़ते थे। तो वह सारा अपना घाटा उसी समय पूरा करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहा लगना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत मुश्किल से मनहार करना, मनाना, बहुत मुश्किल से राज़ी करना। तो वो जीत पे अड़ गया और बड़ी मुश्किल से उसे मनाया उन लोगों ने। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। देखिए विवाह के अवसर पर कितनी उसकी कमाई हुआ करती थी। बहुत सारा उसकी घरवाली को भी वस्त्र, उसको भी, और अनाज और पैसे सब उसको मिलता था। इसलिए वो ही समय होता था जब वह मतलब अपनी कमाई को थोड़ा सा बढ़ा सकता था। अब देखिए आगे, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब बदलू को कांच की चूड़ियों से जिद क्यों थी? आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जैसे उसकी प्रतिस्पर्धी हो गई थी एक तरह से। मतलब वो बनाता था लाख की चूड़ियाँ और मशीनी युग से बनने लग गई थी कांच की चूड़ियाँ।
अब कांच की चूड़ियाँ चूँकि मशीनों से बनती हैं, तो आप जानते ही होंगे कि एक तो काम हाथ से होता है और एक मशीन से होता है, तो उनमें कितना फ़र्क आ जाता है। जैसे वो उन पे सफाई थोड़ी अच्छी होती है मशीनों वाले काम में, तो और वो सुंदर भी होती थी, तरह तरह के उसमें डिज़ाइंस दिए जा सकते थे, तो वो महिलाओं को आकर्षित करने लग गई थी। और वो एक तरह से प्रतिस्पर्धा उसकी हो गई थी कांच की चूड़ियों से, तो वो उसको उसको मतलब चिढ़ होती थी उनसे। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी, तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था, मतलब गुस्सा आता था उसे अंदर ही अंदर, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था वो। अब मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। अब यहाँ जैसे कि बताया है गांव के लोगों की जो मानसिकता होती है शहरों को लेकर, उसी प्रकार की मानसिकता यहाँ बदलू की भी दिखाई है कि उसने अपने दिमाग में शहरों के बारे में कुछ ऐसी धारणा बना रखी है कि वहाँ की औरतें तो बहुत ही नाजुक होती हैं, लाख का भारी चूड़ा है वो पहन नहीं सकती, उनकी कलाइयाँ मौज आ जाए, और वहाँ तो सभी कुछ होता है, तो कांच की चूड़ियाँ भी पहनना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। अब यहाँ मान लो कोई आपसे प्रश्न करे कि लेखक को बदलू इतना अच्छा क्यों लगता था, तो आप बता सकते हो ना क्यों लगता था। क्योंकि एक तो वह उसकी बहुत ही खातिरदारी करता था, वह उसे अपनी गाय के दूध की मलाई खाने को देता, अपनी बाग के आम खाने को देता था। अब गांव में उसके पास वही था, तो वो जो उपलब्ध था उसमें से अच्छा उसको देने का प्रयास करता, और साथ ही साथ वह उसे अपनी लाख से बहुत ही सुंदर सुंदर गोलियां बना के देता था, जो लेखक को बहुत ही पसंद थी, इसलिए लेखक को बदलू अच्छा लगता था। फिर आगे देखिए, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था, और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। पिताजी का ट्रांसफ़र होने के कारण लेखक को भी उनके साथ जाना पड़ा, और इसी दौरान उनका अपने मामा के यहाँ आना जाना लगभग छूट सा गया था। अब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब जैसे 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 बच्चे बड़े होते हैं उनकी रुचियाँ बदलती जाती हैं ना, बचपन में जो शौक़ होते हैं बड़े होने के बाद वो नहीं रहते हैं। तो अब लेखक भी बड़ा हो गया था, वो छोटी कक्षा में नहीं पढ़ता था, बड़ा हो गया था, कॉलेज में जाने लग गया था, तो अब उसे लाख की चूड़ियाँ भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, वो लाख की गोलियाँ भी। तो जब गोलियाँ की याद नहीं आई तो उसे बदलू की भी याद नहीं आई। अतः गांव में होते हुए भी मैं कई दिनों तक बदलू से नहीं मिला। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। विरले ही का मतलब बहुत ही कम, थोड़े से ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अब कांच तो होता ही है ऐसा, टूटते ही वो उसके चुभने का डर रहता है, तो वैसा ही कुछ उसके मामा की लड़की के साथ हुआ, और चुभते ही उसमें से खून बहने लग गया। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उनकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अब उसी दौरान बदलू का ध्यान क्यों आया, क्योंकि उसे कांच की चूड़ी के कारण उस लड़की की मौज आई, और फिर उसे लाख की चूड़ियों का ध्यान आया, और लाख की चूड़ियों का ध्यान आते उसे बदलू की याद आई। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो नमस्ते भैया, बदलू ने उत्तर दिया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं था,
और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना का अर्थ होता है देखना। पहचाना क्यों नहीं था? क्योंकि अब लेखक काफ़ी समय बाद वहाँ आया था और वो काफ़ी बदल चुका था, इसलिए बदलू उसे नहीं पहचाना। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था ना। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, कि वो जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो ना। जैसे ही लेखक ने बताया कि मैं जनार्दन हूँ और आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, तो जैसे बदलू कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब वो आमने सामने बात कर रहे हैं ना, संवाद शैली यहाँ चल रही है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ नहीं नजर आई, न ही भट्टी। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ उसका कारोबार की बात हो रही है, उसके रोज़गार की बात हो रही है। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लला। अब देखो यहाँ मुद्दे की बात आ गई। यहाँ किसकी बात हो रही है? मशीनी युग की बात हो रही है। और इस मशीनी युग का क्या प्रभाव पड़ा? इस मशीनी युग के आने के कारण जो बदलू जैसे जो छोटे रोज़गार करने वाले व्यक्ति थे, कुटीर उद्योग करने वाले व्यक्ति थे, उनका वो रोज़गार छिन गया। उनका स्थान अब मशीनों ने ले लिया। मशीनों से ज़्यादा सुंदर, कम समय में वस्तुएं तैयार होने लग गई, इसलिए लोगों को ज़्यादा आकर्षित करने लग गई। और धीरे धीरे फिर लाख की चूड़ियों जैसी चीज़ों की तरफ से लोगों का मोह छूटने लग गया। तो ये मशीनी युग है लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, आपने देखा है ना। आपने तो नई तकनीकी देखी है, पुरानी देखी नहीं। पुराने समय में जो किसान होते थे वो खेतों में बैलों से, ऊंट से, इनसे हल चलाने का काम करते थे। अनाज निकालने का काम वो खुद कूट पीट कर करते थे। और आजकल देखिए ट्रैक्टर से, थ्रेशर से या अन्य कई प्रकार की मशीनों से ये काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम लोगों की मदद से हो जाया करते हैं। इसलिए धीरे धीरे लोगों में बेरोज़गारी बढ़ने लग गई है। जो काम पहले हाथ से होता था उसमें ज़्यादा श्रमिक, ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता होती थी, और वही काम अब मशीनों से होता है तो उसमें एक दो मज़दूर से ही काम चल जाता है। तो जहाँ 10 मज़दूर होते थे वही काम अब 2 कर लेते हैं, तो बाकी के 8 को तो बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा ही ना। तो इस तरह से ये मशीनी युग का प्रभाव बताया यहाँ। तो और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यानी कांच की चूड़ियाँ मशीनों से तैयार हो रही हैं तो वो ज़्यादा सुंदर है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा हो गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। अभी यहाँ एक गरीबी का चित्रण किया गया है कि गरीब व्यक्ति है, वो परिस्थितियों के कारण उसकी क्या स्थिति हो जाती है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। मतलब मौसम बदलने से ये आ रही है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। व्यथा मतलब दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अब कितने हाथ काट दिए, ऐसा क्यों कहा लेखक ने? ऐसा क्यों कहा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि मशीनों से बेरोज़गारी बढ़ गई है। मशीनों से कम लोग कम समय में जल्दी काम कर लेते हैं, इसलिए जो लोग पहले एक काम को करने के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता थी वो अब कम लोगों में पूरा हो जाता है। इसलिए लोगों के हाथ कट गए हैं, यानी उनसे उनका रोज़गार छिन गया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, यानी मेरी तरफ दृष्टि मिलाकर आमने सामने देखते हुए बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको?
वो खातिरदारी कर रहे हैं वहाँ उनकी, जैसे पहले किया करते थे। और यही बात लेखक को बहुत अच्छी लगा करती थी। तो मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो मलाई से ही उसे याद आया, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब देखिए, जैसे ही उसका रोज़गार बंद हुआ, उसे अपना घर चलाने में मुश्किल होने लग गई और पशु को देने के लिए उसके पास चारा आदि नहीं रहा, तो उसने गाय भी बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी थी, वो अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत का मतलब होता है वक्त, वक्त जिसको बोलते हैं ना, समय। तो उसने कहा, हंसने लग गया वो, मतलब कि तुम्हारे जितना था जब तो मैं एक समय में ही इससे 4 गुना ज़्यादा आम खा लिया करता था। आप लोगों की तो बात ही और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब रही थी मतलब सुंदर लग रही थी, फबना सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। अब गांव के जमींदार की बेटी का विवाह था, उसमें ये जोड़ा उसने चूड़ियों का बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे वो, मैंने जोड़ा नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। मतलब अच्छी कीमत उस जोड़े की मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसने बेचा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही स्वाभिमानी था। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। अब यहाँ देखो, बदलू के चरित्र की बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ लेखक ने कि बदलू का जो चरित्र था, उसका व्यक्तित्व था, वो इतना कमज़ोर नहीं था कि कांच की चूड़ियों की तरह जल्दी से टूट जाए। उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही मजबूत था। यानी वो चाहे कितना ही परेशान हो, कैसे ही तंगी से उसका जीवन चल रहा हो, लेकिन वो बहुत ही स्वाभिमानी था। उसने अपनी कला से या अपने व्यापार से समझौता नहीं किया। उसे सस्ते में कभी नहीं बेचा। वो खुददार था, अपनी खुददारी पे अड़ा रहा, भले ही वो जोड़ा बिकने की बजाय उसकी बेटी ने पहन लिया हो। इस प्रकार से ये यहाँ कई पहलुओं को लेते हुए ये कहानी हमारे सामने रखी लेखक ने, जिसमें हमने जाना कि एक तो मशीनी युग का या औद्योगिक युग का आज के समाज पर, या जो गरीब तबका है जो अपने छोटे छोटे रोज़गार चला करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। और दूसरा ये बताया कि व्यक्ति का चरित्र है वो मजबूत होना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आए वो उसमें डिगना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये कहानी पूरी होती है बच्चों। और कहानीकार हैं, कौन है यहाँ? कामता नाथ जी इसके कहानीकार हैं। अब आप इसके कठिन शब्द लिख के कहानी को एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।